कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूं कि आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आपके मन में आज के पाठ को लेकर भी कोई भी संशय हो तो उसे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 के साथ फिर से शुरू करेंगे और इसमें हम गणित में बहुपद पाठ को पढ़ेंगे, जिसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे, जो कि आपके भूगोल का पाठ है। कक्षा 9वीं के पढ़ाई के बाद हम एक और रोचक कहानी देखेंगे जिसका नाम है पुराने जूतों की कहानी, और जानेंगे कि ये पुराने जूतों की क्या कहानी है। उसके बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए विज्ञान में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम सामाजिक विज्ञान में भारत में राष्ट्रवाद पाठ को और आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 5 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था बहुपदों का गुणनखंडन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीजीय सर्वसमीकाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। अभी तक आपने बहुत सारी सर्वसमीकाएं पढ़ ली होंगी। आज हम कुछ नई सर्वसमीकाएं को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहली सर्वसमीका है x जमा y पूरे का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हम लिख सकते हैं x का वर्ग जमा 2 गुणे x गुणे y जमा y का वर्ग। मान लीजिए हमें एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें हमें x जमा 3 पूरे का वर्ग बताना है, जिसे बताने के लिए हम हमारी सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं, जहां x होगा हमारा x और y होगा हमारा 3। जब हम इस सर्वसमीका में y बराबर 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा x का वर्ग जमा 2 गुणे x गुणे 3 जमा 3 का वर्ग, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा x का वर्ग जमा 6x जमा 9। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है x घटा y पूरे का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होता है x का वर्ग घटा 2 गुणे x गुणे y जमा y का वर्ग। मान लीजिए हमें एक सवाल दिया हुआ है जिसमें हमें x घटा 5 पूरे का वर्ग बताना है। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो यह हमारे सर्वसमीका 2 के रूप में है, जहां x है हमारा x और y है हमारा 5। जब हम y का मान 5 रखकर सर्वसमीका पर प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x की घात 2 घटा 2 गुणे x गुणे 5 जमा 5 का वर्ग, यानी कि x का वर्ग घटा 10x जमा 25। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है x का वर्ग घटा y का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हम लिख सकते हैं x जमा y गुणे x घटा y। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है x का वर्ग घटा 9 का गुणनखंड करना। x का वर्ग घटा 9 को हम लिख सकते हैं x का वर्ग घटा 3 का वर्ग, क्योंकि 3 का वर्ग बराबर होता है 9 के। और अब आप x का वर्ग घटा 3 का वर्ग को ध्यान से देखें तो यह हमें हमारी सर्वसमीका की तरह दिख रही होगी, जहां x है हमारा x और y है हमारा 3। तो चलिए अब हम हमारे x और y के मान को हमारी सर्वसमीका पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा
x जमा 3 गुणे x घटा 3। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सर्व समीकरण की तरफ, जो कि है x जमा a गुणे x जमा b, जिसे सरलीकरण करके हम लिख सकते हैं x का वर्ग जमा a जमा b गुणे x जमा ab। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमें 105 गुणे 106 का मान याद करना है। 105 को हम लिख सकते हैं 100 जमा 5 और 106 को हम लिख सकते हैं 100 जमा 6, यानी कि 105 गुणे 106 हो जाएगा हमारा 100 जमा 5 गुणे 100 जमा 6, जो कि अब आ गई है हमारी सर्व समीकरण के रूप में, जहाँ x है हमारा 100, a है हमारा 5 और b है हमारा 6। अब हम हमारे x, a और b के मान को हमारी सर्व समीकरण पर प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 100 का वर्ग जमा 5 जमा 6 गुणे 100 जमा 5 गुणे 6, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 10,000 जमा 5 गुणे 100 जमा 6 गुणे 100 जमा 30, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 10,000 जमा 1100 जमा 30, यानी कि 11,130। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्व समीकरण की तरफ, जो कि है x जमा y जमा z पूरे का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें मिलता है x का वर्ग जमा y का वर्ग जमा z का वर्ग जमा 2 गुणे x गुणे y जमा 2 गुणे y गुणे z जमा 2 गुणे z गुणे x। मान लीजिए हमें एक प्रश्न पूछा गया है 3a जोड़ 4b जोड़ 5c पूरे का वर्ग बताना। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह सवाल हमारे सर्व समीकरण के रूप में मिलेगी, जिसमें x है हमारा 3a, y है हमारा 4b और z है हमारा 5c। तो चलिए अब हम हमारे x, y, z के मान को हमारी सर्व समीकरण पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा 3a पूरे का वर्ग जमा 4b पूरे का वर्ग जमा 5c पूरे का वर्ग जमा 2 गुणे 3a गुणे 4b जमा 2 गुणे 4b गुणे 5c जमा 2 गुणे 5c गुणे 3a, जिसे हल करने के बाद हमें मिल जाएगा 9 गुणे a का वर्ग जमा 16 गुणे b का वर्ग जमा 25 गुणे c का वर्ग जमा 24 ab जमा 40 bc जमा 30 c। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्व समीकरण की तरफ, जो कि है x जमा y पूरे की घात 3, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें मिलता है x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा 3 गुणे x गुणे y गुणे x जमा y। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है 3a जमा 4b पूरे की घात 3, जिसका मान बताने के लिए हम हमारे सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, जहां x होगा हमारा 3a और y होगा हमारा 4b। तो चलिए अब हम x और y के मान को हमारी सर्व समीकरण पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा 3a पूरे की घात 3 जमा 4b पूरे की घात 3 जमा 3 गुणे 3a गुणे 4b गुणे 3a जमा 4b, जिसे हल करने के बाद हमें मिल जाएगा 27 गुणे a की घात 3 जमा 64 गुणे b की घात 3 जमा 36 ab गुणे 3a जमा 4b, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 27 गुणे a की घात 3 जमा 64 गुणे b की घात 3 जमा 108 गुणे a की घात 2 गुणे b जमा 144 ab की घात
2। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है x घटा y पूरे की घात 3, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें मिल जाएगा x की घात 3 घटा y की घात 3 घटा 3 गुणे x गुणे y गुणे x घटा y। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है 5p घटा 3q पूरे की घात 3 का मान ज्ञात करना। अगर आप ध्यान से देखें तो यह प्रश्न हमारी सर्वसमीका के रूप में है, जहां x है हमारा 5p और y है हमारा 3q। तो चलिए अब हम हमारे x और y का मान हमारी सर्वसमीका पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा 5p पूरे की घात 3 घटा 3q पूरे की घात 3 घटा 3 गुणे 5p गुणे 3q गुणे 5p घटा 3q, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होगा 125 p की घात 3 घटा 27 गुणे q की घात 3 घटा 45 गुणे pq गुणे 5p घटा 3q, जिसे सरलीकरण करने पर हमें प्राप्त होगा 125 गुणे p की घात 3 घटा 27 गुणे q की घात 3 घटा 225 गुणे p की घात 2 गुणे q जमा 135 p गुणे q की घात 2। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3 घटा 3xyz, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होगा x जमा y जमा z गुणे x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा z की घात 2 घटा xy घटा yz घटा zx। तो ये सभी थे हमारे कुछ बीजीय सर्वसमीकाएं। इन सर्वसमीकाओं पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में दिए हुए हैं, जिन्हें अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बीजीय सर्वसमीकाएं। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का पहला पाठ। इस पाठ का नाम है स्थिति एवं विस्तार। इस वीडियो में हम भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके आकार के बारे में कई सारी बातें जानेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले हम अपने देश के बारे में कुछ अद्भुत बातें जानते हैं। क्या आपको पता है भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। सिंधु घाटी के आसपास उत्पन्न हुई सिंधु सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी। आपके अपने राज्य बिहार में स्थित वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य है। इस गणराज्य के भारत के इतिहास में कई योगदान रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत अकेला ऐसा एक देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया, जो कि है हिंद महासागर। भूगोल को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ मूल बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आप इन शब्दों का अर्थ जानते हैं? दिशाएं, अक्षांश और देशांतर। चलिए हम पहले दिशाओं के बारे में बात करते हैं। किसी भी नक्शे को पढ़ने और समझने के लिए हमें इन 4 मुख्य दिशाओं का रुख पता होना चाहिए। ये 4 मुख्य दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है अक्षांश।
भूगोल शास्त्र की पढ़ाई आसान करने के लिए भूवैज्ञानिकों ने यानी कि भूगोल पढ़ने वाले वैज्ञानिकों ने कुछ काल्पनिक रेखाओं की संरचना करी जो धरती को हर ओर से ढकती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं एक समांतर ग्लोब पर दर्शाई जाती हैं। अक्षांश ऐसी ही काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। एक ग्लोब पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं देशांतर की। जहां अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, वहीं देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। एक ग्लोब पर कुल 360 का देशांतर बनाई जा सकती है। अगर हम अब भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति कुछ इस तरह है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। चलिए अब हम एक खास अक्षांश रेखा की बात करते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से होकर निकलती है। इस अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत को 2 समान हिस्सों में बांटती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर निकलती है? चलिए मैं बताती हूँ। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। वे राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान। चलिए अब हम भारत के द्वीपों की बात करते हैं। एशिया नाम के महाद्वीप में स्थित हमारे भारत देश के 2 द्वीप समूह हैं। पहला अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो कि पूर्व दिशा में है, और दूसरा लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि पश्चिम में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अब हम अगर भारत के आकार की बात करें तो भारत एक विशाल देश है जिसका आकार त्रिभुजकारी है। 15,200 किलोमीटर तक लंबी स्थल सीमा के साथ भारत का उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिण तक आते आते पतला हो जाता है। भारत इतना विशाल है कि विश्व के सबसे बड़े देशों की सूची में भारत 7वें नंबर पर आता है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% क्षेत्रफल बनाता है। अपने आकार के कारण भारत 3 ओर से पानी से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ आया होगा। चलिए एक बार नजर डालते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने जाना कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं जो कि है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व से पश्चिम तक खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं और उत्तर से दक्षिण तक खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। भारत का आकार त्रिभुजकारी है और इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से निकलकर भारत को 2 समान हिस्सों में बांटती है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जिसके 3 तरफ पानी है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी भूगोल की पुस्तक भारत भूमि एवं लोक में से पाठ 1 जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार पढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में हम भारत के समय पर उसके अक्षांश और देशांतर का प्रभाव और विश्व में भारत का स्थान क्या है उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है भूगोल के पाठ 1 स्थिति एवं विस्तार के पहले भाग का डेली टेस्ट। इस रेखांकित स्थान को भरिए। डैश दुनिया का पहला गणराज्य है जो बिहार में स्थित है।
बांका, वैशाली, अरवल, मधुबनी। आपका दूसरा प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? दिशाएं, कर्क रेखा, अक्षांतर, देशांतर। आपका अगला प्रश्न है, 23 डिग्री 30 मिनट की अक्षांश रेखा जो भारत के बीच से निकलती है उसे डैश कहते हैं। इस खाली स्थान को भरिए। देशांतर, ग्लोब, उत्तर दिशा या कर्क रेखा। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा निकलती है? दिल्ली, मिजोरम, केरल या हरियाणा। आपका आखिरी प्रश्न है, दक्षिणी छोर पर भारत अंतरीप रूप लेता है जिसे डैश कहते हैं। ये रेखांकित स्थान भरिए। क्षेत्रफल, कन्याकुमारी, अरब सागर, हिंद महासागर। चलिए इन प्रश्नों के सही उत्तर जानते हैं। धन्यवाद। आइए जाने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का उपयोग कब और कैसे करें। मास्क कब पहनें? जब खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हो, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा दे रहे हो। मास्क कैसे पहनें? मास्क पहनने से पहले हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। मास्क पहनने के लिए इसके ऊपरी हिस्से में लगी हुई पतली सफेद मेटल की पट्टी को नाक के ऊपर सटाएं। फिर इलास्टिक को कान के पीछे करें या यदि डोरी है तो पहले ऊपर की और बाद में नीचे की डोरी को सर के पीछे बांधें। अब मास्क का निचला सिरा पकड़ के उसे ठोड़ी के नीचे खींचें। ध्यान दें कि आपका मुंह, नाक और ठोड़ी अच्छे से ढके हुए हैं। इस्तेमाल के दौरान मास्क के ऊपरी हिस्से पर हाथ न लगाएं। मास्क को सही तरीके से पहनना आवश्यक है। याद रखें, एक मास्क 8 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मास्क गीला हो जाता है तो उसे तुरंत बदल दें। मास्क उतारने के बाद उसे ढके हुए कचरे के डिब्बे में डालें। हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। इस्तेमाल किए हुए मास्क को जलाकर नष्ट करें या जमीन में 6 फीट का गड्ढा करके अच्छे से दबाएं। चलिए देखते हैं आज की कहानी को, जिसका नाम है पुराने जूतों की कहानी, और जानते हैं कि उन जूतों की ऐसी क्या कहानी थी। रजिया की पुराने जूतों की कंपनी, क्योंकि हर बच्चे के पास जूते होने चाहिए ताकि वे खेल सके। एक समय की बात है, कूड़े के पहाड़ों से घिरा एक शहर था। वहाँ हर तरह का कचरा और कबाड़ था, जिससे बहुत बदबू आती थी और किसी को इसकी परवाह नहीं थी। लेकिन रजिया उनमें से नहीं थी। बदबू ने उसे परेशान कर दिया था। ये उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता था। किसी और ने इसे क्यों नहीं देखा? फिर एक दिन राजू रजिया के रचनात्मक जुगाड़ की कार्यशाला में आया, जो रजिया अपनी दादी के साथ चलाती थी। पता नहीं राजू क्यों रो रहा था। उसने उसे रिसाइकल किए टायरों से बने एक पहाड़ पर बिठाया, उसके आंसू पोंछे और उसे शहद मिला हुआ नींबू शरबत दिया। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो उसने बताया, मैं टीम में फुटबॉल नहीं खेल सकता क्योंकि मेरे पास जूते नहीं हैं। रजिया अपने छोटे दोस्त को देखती रही। ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसने जैसा कहा वैसा किया। पहले उसने शोध शुरू किया। वो उसके पहचान वालों के पास गई और उनसे पूछा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, वो किस उम्र के हैं, आप में से हर किसी के पास कितनी जोड़ी जूते हैं, आपने हर जोड़ी के लिए कितना भुगतान किया, पिछले 6 महीने में कौन से जूते आपने नहीं पहने, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? फिर इस जानकारी को लेकर वह बाजार गई।
वहाँ उसने सभी जूते बेचने वालों का इंटरव्यू लिया। उसने प्रत्येक शैली, मूल्य, ब्रांड के बारे में नोट्स बनाए। उसने उनकी तस्वीरें ली। फिर वो सड़क पर जूते ठीक करने वाले उद्यमियों के पास गई। उसने अपने दोस्तों से पूछा, आप किस मरम्मत के लिए कितना शुल्क लेते हैं? और फिर उसने सुबह खरीदे हुए पुराने स्निकर्स, खेलने के लिए पहनने वाले जूते के 2 जोड़े निकाले। वो उसने उन परिवारों से खरीदे थे जिनसे वो सुबह मिली थी। उन्हें दिखाते हुए उसने पूछा कि क्या आप इन्हें ठीक कर सकते हैं? उसे देखकर एक जूते ठीक करने वाला उद्यमी मुस्कुराया और उसने कहा, लगता है आपको एक नया व्यवसाय मिल गया है। यदि इस शहर का हर इंसान आपकी तरह ये जान जाए कि चीजों को ठीक करने में अवसरों को कैसे ढूंढा जाए, तो ये शहर कबाड़ के पहाड़ों से घिरा नहीं रहेगा। रजिया अपने उद्यमी मित्र को देखकर मुस्कुराई। राजू के जूते बन जाने के बाद आगे हम कबाड़ के पहाड़ से निपटेंगे। रजिया ने कभी इस्तेमाल हो चुकी चीजों के बारे में सोच लिया। फिर वो मुस्कुराई और लिखा, कभी पसंद की हुई चीजें। अगले दिन राजू रजिया की कार्यशाला में आया और उसने वहाँ पर रिसाइकल कागज के बक्से में प्रदर्शित एक नया चिन्ह देखा, कभी पसंद की हुई चीजें। इसमें 2 जोड़ी जूते रखे थे और एक जोड़ी पर राजू का नाम लिखा गया था। उसी दोपहर राजू फुटबॉल टीम में शामिल हो गया। अगले हफ्ते रजिया ने पूरी टीम को कभी पसंद की हुई चीजों से बने जूते दिए और उनकी प्रायोजक बन गई। जब वह मैच देख रही थी तो उसने एक और योजना बनाई कि उसकी नई टीम एक साथ कचरे के पहाड़ से भी निपट लेगी। रजिया's सेकंड हैंड शू कंपनी। रजिया की पुरानी जूतों की कंपनी की एक्टिविटी आप 4 विद्यार्थी मिलकर करेंगे। अपने मोबाइल से तस्वीरें लें, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करें और नोट्स बनाएं। आपको अपना आइडिया और उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं पता है। इस अभ्यास में आप ये पता लगाएंगे कि ये सस्टेनेबल अथवा टिकाऊ और इको फ्रेंडली है या नहीं। पहला भाग, किताब में सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में पढ़े, समझे और सवालों के जवाब दें। समाज की समस्या के बारे में विस्तार में बताएं। दूसरा भाग, अब लोगों से पूछें कि वे किन चीजों को रिसाइकल या रीयूज नहीं करते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं। उन सामानों की सूची बनाएं। इसके बाद अपनी समस्या को ड्रॉ करें और समाधान की तरफ जाएं। ये करने के बाद अगली गतिविधि पढ़ें और अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ें। कितना अच्छा लग रहा है जी आज। अपना पिंटू जो हमेशा पीछे खड़ा रहता था वो सबको सिखा रहा है। हम कहे थे ना, हम पूछेंगे तो वो सीखेगा। पिंटू बात की बात ये है कि बच्चे हमारे हैं तो ध्यान भी हमें ही देना होगा। हमने तो सीख लिया, अब आपकी बारी है। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव
प्रक्रम। हम इसके अब तक 4 भाग पहले ही कर चुके हैं और ये इसका 5वां भाग है, जिसमें हम एक नए जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये नया जैव प्रक्रम है वहन। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मनुष्य में वहन की। तो हम जानते हैं मनुष्य में जो वहन होता है वो होता है रक्त की वजह से। तो रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मा। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो जो प्लाज्मा होता है वो लगभग रक्त का आधा होता है और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसमें होते हैं लाल रक्त कोशिका और बचे हुए जो पार्ट बचते हैं थोड़े से उसमें होते हैं श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स, और इन सभी से मिलकर हमारा रक्त बनता है। अब क्योंकि प्लाज्मा हमारे रक्त का सबसे बड़ा भाग होता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो वहन होता है वो प्लाज्मा की वजह से ही होता है। अब अगर हम बात करें कि प्लाज्मा वहन किस किस का करता है तो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन होता है प्लाज्मा की मदद से। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिकाएं ले जाती हैं, क्योंकि लाल रुधिर कोशिकाओं में होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। अब इन सभी को पंप करने के लिए कोई तो पंपिंग चाहिए होगी और वो काम करता है हमारा हृदय। तो चलिए अब समझते हैं हृदय को। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। तो आकार तो इसका पता चल गया। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है और हृदय का यही काम होता है। अब हृदय इस काम को कैसे करता है ये समझने के लिए पहले हमें हृदय को समझना होगा। तो चलिए आइए समझते हैं हृदय को। ये हमारा हृदय का डायग्राम है। अब हम जानते हैं कि जो मानव का हृदय होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। तो चलिए इसे 4 भागों में बांट देते हैं। अब इस तरफ हुआ दायां भाग और इस तरफ हुआ बायां भाग। अब जो ऊपर के 2 भाग हैं उन्हें कहा जाता है अलिंद और नीचे के भागों को कहा जाता है निलय। ऊपर में जो दाईं तरफ भाग है उसका नाम हो जाएगा फिर दायां अलिंद और बाएं वाले भाग का हो जाएगा बायां अलिंद। इसी तरह नीचे जो दायां वाला भाग है उसे कहा जाएगा दायां निलय और बाएं वाले भाग को कहा जाएगा बायां निलय। तो ये जो 4 भाग हैं उनके नाम तो पता चल गए। इसके अलावा हमारे हृदय में शिराएं होती हैं और धमनियां होती हैं। तो अगर हम दाएं साइड की बात करें तो दाएं भाग में 2 महाशिरा होते हैं। एक होता है शरीर के ऊपरी भाग वाला महाशिरा और एक होता है निचली भाग का महाशिरा। इससे जो रक्त होता है वो हमारे हृदय में आता है। और फिर हमारे पास होता है फुफ्फुस धमनियां, जिससे जो दाएं भाग में जो रक्त आया था वो हृदय से बाहर जाता है। अगर हम बाएं भाग की बात करें तो बाएं भाग में एक महाधनी होती है जिससे जो रक्त है वो बाहर जाता है और फुफ्फुस सिराएं होती हैं जिससे रक्त दाएं भाग में आता है। इसके अलावा हृदय में होता है विभाजक जो दाएं भाग को बाएं भाग से अलग करता है। अब अगर परीक्षा में ये सवाल आता है कि हृदय के बारे में बताएं तो ये डायग्राम बनाने में ही हमें आधा घंटा लग जाएगा। तो ये डायग्राम बनाना तो थोड़ा कठिन है और इससे हमें ज्यादा समझ में भी नहीं आता कि हृदय में सारी चीजें हो किस तरीके से रही हैं। इसलिए हम हृदय का एक थोड़ा आसान सा डायग्राम बनाते हैं। ये हृदय का एक आसान डायग्राम है जहां पर आप हृदय के चारों भाग देख सकते हैं। ऊपर की तरफ लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े हैं और नीचे की तरफ बॉडी यानी कि हमारा शरीर और वहां पर मौजूद कोशिकाएं हैं। चलिए अब ये समझ में आ गया तो जल्दी से जान लेते हैं कि जो हमारा रक्त है वो हृदय में किस तरीके से बहता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे लंग्स के पास जो रक्त है वो हमारे बाएं अलिंद में आता है। अब क्योंकि ये लंग्स से आया है इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगी। अब ये ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो यहाँ से जाता है बाएं निलय के पास में और बाएं निलय से होता हुआ ये जाता है हमारे शरीर के पास में। अब शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अब जो हमारा रक्त है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुकी है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त ये जाता है दाएं अलिंद के पास में और दाएं अलिंद से ये जाता है दाएं निलय के पास में और दाएं निलय से ये वापस चला जाता है लंग्स के पास में जहां इसमें फिर से वापस ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे अलग हो जाता है।
तो ये है मानव हृदय का व्यवसात्मक काट दृश्य। तो हृदय का इस तरह का काट दृश्य जो होता है वो हमारी मदद करता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को आसानी से समझाने में, और इसे कहा जाता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवसात्मक निरूपण। अब चलिए एक चीज रह गई है हमारे हृदय में समझना, वो है वाल्व। चलिए जानते हैं कि आखिर वाल्व का काम क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे हृदय में 4 भाग होते हैं और इन चारों भागों में हमेशा जो रक्त है वो आता रहता है और जाता रहता है। अब ये भी तो हो सकता है कि रक्त जहां से आया था और उसे जहां जाना था उसकी जगह वो जहां से आया था वापस वहीं चला जाए। तो इस चीज को रोकने के लिए जो हमारा हृदय है उसके अंदर वाल्व होते हैं, और जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। तो ये काम होता है वाल्व का। चलिए हृदय से जुड़ी कुछ और बातें जान लेते हैं। जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं ये भित्ति के विरुद्ध दाब लगाती हैं और इसे कहा जाता है रक्तदाब। आपने ये मशीन तो देखी ही होगी। इसका इस्तेमाल होता है ये नापने के लिए कि रक्तदाब कितना है। अब यह जो रक्तदाब होता है ये शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धमनियों से जो रक्त है वो पूरे शरीर में पहुंचाना होता है और इसीलिए इनका दाब बहुत ज्यादा होना जरूरी होता है। और इसीलिए जो धमनियां होती हैं वो शिराओं की अपेक्षा ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि अगर वो ज्यादा मोटी नहीं होगी तो ज्यादा दाब के कारण वो फट सकती हैं। ये जो दाब होते हैं इन्हें नाम भी दिए गए हैं। चलिए जान लेते हैं कि वो नाम क्या है। जब निलय प्रंकुचन होता है उस समय जो दाब लगता है उसे कहा जाता है प्रंकुचन दाब, और जब निलय अनुस्थलन होता है उस समय जो दाब लगता है उसे कहा जाता है अनुस्थलन। चलिए अब जानते हैं प्लेटलेट्स के द्वारा अनुरक्षण का। दरअसल प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारे रक्त में WBC, RBC और प्लाज्मा के अलावा चौथी चीज है, और इसका काम होता है थक्का बनाना। दरअसल कई बार क्या होता है कि हमें चोट लग जाती है और उससे क्या होता है कि रक्त बहने लग जाता है, तो उसे रोकना जरूरी है। तो प्लेटलेट्स का काम यही होता है कि ये पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और जहां पर भी रक्तस्राव हो रहा होता है उस स्थान पर रक्त का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। चलिए अब जान लेते हैं वहन में लसिका के बारे में। लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। दरअसल होता क्या है कि जो हमारी रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनसे कुछ रक्त जो होता है वो हमारे उत्तकों में चला जाता है और इसीलिए इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। ये रंगहीन होता है क्योंकि हमारे रक्त का रंग जो होता है वो होता है लाल रुधिर कोशिकाओं की वजह से, परंतु जब यह उत्तकों में जाता है तो हमारा लाल रक्त कोशिका जो है वो उत्तकों में नहीं जा पाता और इसलिए जो लसिका होता है वो रंगहीन रह जाता है। तो ये तो था कि मानव में वहन किस प्रकार से होता है। चलिए जानते हैं कि पौधों में वहन किस तरीके से होता है। अगर हम छोटे पौधों की बात करें तो उनमें विसरण से जो पानी होता है वो ऊपर चला जाता है और पत्तियों में जो भोजन बना होता है वो नीचे आ जाता है। परंतु अगर हम बड़े पेड़ों की बात करें तो अगर पेड़ों के बड़े होने के कारण पत्तियों और जड़ों में दूरी बढ़ जाती है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा और पौधों को एक नया तरीका ढूंढना होगा इस प्रक्रम को जारी रखने के लिए। तो पौधों का जो ये वहन तंत्र होता है वो ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। अब ये जो दो पथ हैं, एक तो जो हमारा जड़ों से कच्ची सामग्री पत्तियों तक पहुंचाना है और दूसरा जो पत्तियों में भोजन बना है वो जड़ों तक पहुंचाना है। ये दो पथ आपस में स्वतंत्र होते हैं और संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होते हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। दरअसल अगर हम पौधों की बात करें तो वो पानी को उसी तरीके से पीते हैं जैसे हम मान लीजिए स्ट्रॉ से किसी ग्लास में रखे पानी को पी रहे हो। तो ये जो काम होता है ये होता है जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम क्या करता है, वो जल और जो मिनरल होते हैं उन्हें
नीचे से यानी कि जड़ों से लेते हुए पत्तियों तक पहुंचाता है। वहीं अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है कि वो जो पत्तियों में भोजन होता है उसे जड़ों तक पहुंचाता है। अब इन दोनों नामों में आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। जाइलम मैच करता है जल से, तो जाइलम जल पहुंचाने का काम करता है। वहीं फ्लोएम मैच करता है फूड से, तो फ्लोएम फूड पहुंचाने का काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण होता किस तरीके से है। दरअसल फ्लोएम द्वारा जो स्थानांतरण होता है वो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है, ये अपने आप नहीं हो सकता, और इसलिए पदार्थ फ्लोएम उत्तकों में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो जितने भी काम हमें करने होते हैं वो कोशिका एटीपी की मदद से करती है, और इसीलिए जो फ्लोएम उत्तकों में ये जो स्थानांतरण होता है इसके लिए भी एटीपी से ही ऊर्जा ली जाती है। तो चलिए जानते हैं इस भाग में हमने क्या जाना। इस भाग में हमने जाना वहन के बारे में। तो इसके बारे में आप और अच्छे से पढ़िएगा अपनी एनसीईआरटी के बुक के जैव प्रक्रम वाले अध्याय में। और इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है वहन, उसके बाद आपको पढ़ना है मानव में वहन, और उसके बाद पढ़ना है पादपों में परिवहन। अगली वीडियो हमारे इस अध्याय की आखिरी वीडियो होगी, जिसके अंदर हम लास्ट जैव प्रक्रम की बात करेंगे जो है उत्सर्जन। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का अगला अर्थात चौथा भाग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बिहार में आंदोलन का प्रसार, गांधी इरविन पैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम, किसान आंदोलन तथा चंपारण आंदोलन इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार में समुद्री तट न होने के कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। दोस्तों, सिवान जिले में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद रॉय ने किया। बाद के दिनों में यह आंदोलन गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बढ़िया तथा बेगूसराय आदि क्षेत्रों में फैल गया। गया में चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन चलाया। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया तथा नंगी हड़ताल का आयोजन किया। आइए अब बात करते हैं गांधी इरविन पैक्ट की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। दोस्तों, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई। इसके द्वारा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। इरविन ने भी कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु वहां किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। अंततः वे निराश होकर वतन लौट आए। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने दमन का सिलसिला तेज कर दिया था। तब गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया, परंतु इसमें पहले जैसा धार एवं उत्साह नहीं था, जिससे 1934 ईस्वी में आंदोलन पूरी तरह से वापस ले लिया गया। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनेक परिणाम सामने आए। चलिए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इस आंदोलन में महिलाओं, मजदूर वर्ग, शहरी एवं ग्रामीण निर्धन और अशिक्षित लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
समाज के विभिन्न वर्गों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं पैदा हुई। इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। इसके अलावा इस आंदोलन का परिणाम यह रहा कि ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत का शासन अधिनियम पारित किया। पहली बार अंग्रेजों ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत की। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति तेज हुई और अंग्रेजों के शांतिपूर्ण नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए। अंग्रेजों के द्वारा शोषणकारी नीति अपनाए जाने के कारण भारतीय कृषकों में भी असंतोष की भावना व्याप्त होने लगी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था बार बार पड़ने वाले अकाल से त्रस्त थी। भूख से लाखों कृषक तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों की मृत्यु हो रही थी। भारत के भिन्न भिन्न जगहों पर इसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किए, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भू राजस्व नीतियों में परिवर्तन और विभिन्न एक्ट पारित किए गए, परंतु ये पर्याप्त नहीं थे। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना 1885 के प्रारंभिक 20 वर्षों तक कृषक समस्याओं को लेकर कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया। इसके बाद महात्मा गांधी ने किसान आंदोलन में अपना पूर्ण योगदान देते हुए इसे एक नई दिशा दी। इसके बाद भारत के विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न किसान आंदोलन हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का पथ प्रदर्शन किया। उन्हीं में सबसे प्रमुख था चंपारण आंदोलन। बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। विशेषकर बिहार में नीलगेह गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित की गई थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। यह सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि पर होती थी और किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। यद्यपि 1908 में इस व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी, परंतु इससे किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बागान मालिक किसानों को उनकी उपज का एक हिस्सा उन्हीं को बेचने के लिए बाध्य करते थे। नील की खेती से बागान मालिकों को जब कोई फायदा नहीं होता या उन्हें कुछ घाटा हो रहा हो, तो वे उस घाटे को किसानों पर थोप देते थे। इसके लिए किसानों से कहा गया कि अगर वे एक बड़ा मुआवजा दें तो नील की खेती से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगान में अत्यधिक वृद्धि भी कर दी। दोस्तों, इस अत्याचार से चंपारण के किसान त्रस्त थे। इसी समय 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किया। जब गांधी जी मोतिहारी पहुंचे तो उनकी उपस्थिति को जनशक्ति के लिए एक खतरा समझा गया। सरकार द्वारा उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश भी दिया गया, परंतु गांधी जी ने वहां की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तत्काल ही उन्हें गिरफ्तार कर उन पर जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया, परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को यह आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए। इस क्रम में गांधी जी ने पहली बार बिहार के किसानों की समस्याओं, विशेषकर चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझा। दोस्तों, गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने यह सिफारिश दी कि 3 कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और इसके साथ किसानों के अन्य कर भी समाप्त कर दिए जाएं। इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद तथा धरणीधर प्रसाद आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्थानीय महाजनों और गांव के मुख्तियारों ने भी गांधी जी को सहयोग दिया, क्योंकि गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने सिद्धांतों, सत्य और अहिंसा को आधार बनाया था। इसीलिए इस आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने बिहार में आंदोलन का प्रसार, गांधी इरविन पैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम,
किसान आंदोलन तथा चंपारण आंदोलन इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, मजदूर आंदोलन तथा जनजातीय आंदोलन इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रवाद। आइए कुछ प्रश्नों को जानते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 9 मार्च 1931, 12 मार्च 1931। ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत का शासन अधिनियम पारित किस आंदोलन के बाद किया? चंपारण आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपरोक्त सभी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1917, 1983, 1885, 1985। अंग्रेजों ने भारतीयों को किसकी खेती करने पर मजबूर किया? नील, अफीम, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ल, मोतीलाल नेहरू, मदन लाल, इनमें से कोई नहीं। इनके सही उत्तर हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो पढ़ाया गया हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आपने नोट किया हो, उसको आप उन्नयन ऐप पर अपने सवाल को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वहां आपको उसी विषय के विशेषज्ञ द्वारा जवाब दिया जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप फोन करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा मिटा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसे नोट कर लें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के लिए ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिया गया है, biharunnyan@gmail.com। आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं और वहां पे भी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। बच्चों, ईमेल करने से बेहतर होगा अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उन्नयन ऐप का इस्तेमाल करें। उस पर आप सभी वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं और अपने सवालों का संशय भी मिटा सकते हैं। आज के एपिसोड का पुनः प्रसारण देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 2 बजे के बाद कभी भी आप देख सकते हैं दोबारा YouTube पर। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। बाय बाय बच्चों।